चलिए, विगत क्लास में आपने बहादुर शाह प्रथम को देखा, जहांदार शाह को देखा, फर्रुख शेर को देखा, रफी-उद-दर्जात को देखा, रफी-उद-दौला को देखा, मोहम्मद शाह को देखा। और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अहमद शाह के संबंध में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अहमद शाह की क्या स्थिति थी। इस अहमद शाह के बारे में आज देखिए। आज हम लोग चलते हैं अहमद शाह। ये अहमद शाह के बारे में आज देखिए। अहमद शाह, ये अहमद शाह है। देखिए अहमद शाह, हाँ दे दिया, दे रहे हैं। ये अहमद शाह का जो पीरियड है वो पीरियड है 1748 से लेकर के ये है ये 1748 से लेकर के 1754 तक है। ये 1758 तक ये इसका ये चलता है। ये देखिएगा, पीरियड कोई खास मायने नहीं रखता है। यस राइट, ये पीरियड की कोई इसमें अहम भूमिका नहीं है, इसलिए उस पर पीरियड पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अहमद शाह क्या था? बिल्कुल निकम्मा था। अहमद शाह को कोई ताकत नहीं था। ये वैश्या पुत्र था। और किनका ये बेटा था? तो ये था, आपको हम लोग कहते हैं कि इसके जो पिता थे वही थे रंगीला बादशाह, यानी मोहम्मद शाह का ये पुत्र था। ये मोहम्मद शाह का पुत्र था, यानी रंगीला बादशाह। ये जो रंगीला बादशाह है, ये रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, ये मोहम्मद शाह का ये क्या था? ये बेटा था। ये बेटा था। तो इतिहास के अनुसार ये कहा जाता है कि मोहम्मद शाह ने क्या किया था? एक वैश्या के साथ शादी कर लिया था, और वैश्या के साथ शादी करने की वजह से उनसे एक संतान पैदा हुआ था। और वो संतान कौन था? ये अहमद शाह था। यानी अहमद शाह क्या थे? वैश्या पुत्र थे। यानी वैश्या के कोख से कौन पैदा हुआ था? अहमद शाह पैदा हुआ था। ये वैश्या के कोख से पैदा हुए थे। ये वैश्या के गर्भ से पैदा हुए थे। ये गर्भ से पैदा हुआ था। ये गर्भ से पैदा हुआ था। और इसके दरबार में क्या होता था? इसका भी जो दरबार होता था, जैसे इनके पिता का दरबार था, उसी प्रकार से इनका भी दरबार क्या होता था? वैश्याओं और हिजड़ों से ये भरा पड़ा रहता था। इनका वैश्या और हिजड़ों से ये क्या होता था? ये वैश्याओं एवं हिजड़ों से ये क्या रहता था? ये भरा पड़ा रहता था। ये भरा पड़ा रहता था। पर क्योंकि ये तो परंपरा उनकी बनी हुई थी, इनके पिता ही ऐसे कार्य करते थे, तो स्वाभाविक बात है इनका बेटा इनसे वंचित क्यों रहेगा? इनके बेटे ने भी यह परंपरा क्या रखा? जारी रखा। तो मैं बार बार कहता हूं अभी आप सबों से, ऑलवेज आई एम सेइंग यू, सपोज दैट आप यदि संगीत में, नृत्य में, वैश्याओं के ग्रुप में, हिजड़ों के दल में आप यदि अपने आप को रखिएगा तो प्रशासन कैसे चलेगा? जरा इस पर सोचिए। प्रशासन अलग चीज है, शासन और प्रशासन वो अलग चीज है। आप उसको संगीत के माध्यम से, हिजड़ों के माध्यम से, वैश्याओं के माध्यम से, आक्रमणीयता के कारण आप प्रशासन को कहीं सही धार नहीं दे सकते हैं, सही दिशा और दशा नहीं दे सकते हैं। परिणाम क्या हुआ? रिजल्ट वही आया, ढाक के 3 पात। अहमद शाह का कोई कार्य नहीं रहा। अहमद शाह के काल में क्या हुआ? सबसे जो एक हमला जो शुरू हुआ, वो किसका हमला शुरू हुआ? अहमद शाह अब्दाली का हमला शुरू हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इनके काल में किनका आक्रमण काफी तीव्र गति से बढ़ता चला गया? अहमद शाह अब्दाली का। ध्यान से देखिएगा, ये अहमद शाह, ये अब्दाली का आक्रमण बड़ी तेजी के साथ बढ़ा। अहमद शाह अब्दाली के साथ इसका आक्रमण क्या हुआ? तेजी के साथ भारत में हुआ। ये तेजी के साथ भारत में हुआ।
ये भारत में हुआ। ये कई बार, तो ये जो अहमद शाह अब्दाली थे, तो ये जो भारतवर्ष में जो हमला करते थे, तो वो मूल रूप से किधर करते थे? पश्चिमोत्तर भाग में। ये कौन पार्ट में हमला करते थे? ये पश्चिमोत्तर भाग में ये हमला करते थे। देखिएगा ये कौन पार्ट में है? ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन में, यही ये वाला पोर्शन में, पंजाब वाला पोर्शन में, ये पश्चिमोत्तर भाग में ये हमला करते थे। ये पश्चिमोत्तर भाग में ये हमला करते थे। ये पश्चिमोत्तर भाग, और ये पार्ट हमारा क्या पड़ गया? यही अभी वर्तमान का ये पाकिस्तान, और उस समय का ये पार्ट अफगानिस्तान। तो ये पोर्शन आपका क्या पड़ गया? अफगानिस्तान पड़ गया। ये पड़ गया अफगानिस्तान, और ये पोर्शन आपका अभी का पाकिस्तान, और ये पोर्शन आपका इंडिया पड़ गया। तो जो पश्चिमोत्तर भाग वाला पोर्शन है वो क्या? पंजाब वाला पोर्शन था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। उस पार्ट पर वो बहुत बार हमला किया। किसने हमला किया? अहमद शाह अब्दाली ने ये हमला किया। जब अहमद शाह अब्दाली ये हमला करने लगे थे तो एक युद्ध लड़ा गया, और वो युद्ध कौन लड़ा था? तो कहता है कि भाई उसका नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध। वो जो युद्ध है वो है मच्छीवाड़ा का युद्ध। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये है मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये मच्छीवाड़ा का युद्ध। और मच्छीवाड़ा का युद्ध कितना में लड़ा गया? 1748 में। इसमें कौन कौन भाग लिया? इसमें दो व्यक्ति भाग लिया। ये व्यक्ति भाग लिया अहमद शाह, ये है अहमद शाह, और दूसरा कौन भाग लिया? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह ये अब्दाली, अहमद शाह ये क्या था? अब्दाली। ये अहमद शाह अब्दाली ने इसमें क्या लिया? ये भाग लिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अहमद शाह की जीत हुई और अहमद शाह अब्दाली हार गए। फिर जो हो यह संजोग मान लिया जाए। अहमद शाह अब्दाली काफी वीर व्यक्ति थे और आक्रामक थे। वो नादिर शाह का सेनापति रह चुका था, और जब नादिर शाह मरे थे, जो कि मैंने कहा था कि ईरान के वो शासक थे, और जब उनके मरने के बाद नादिर शाह जब मर गए तो ईरान से उन्होंने क्या कर लिया था? अफगानिस्तान को क्या किया था? अलग कर दिया था, और अलग करके वहां का वो क्या बना? शासक बना। और इसके दिमाग में ये बात हमेशा रहता था कि मैं क्या करूं, मैं किसी भी कीमत पर भारतवर्ष का पश्चिमोत्तर भाग में जीत लूं। इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए वो बार बार भारत पर क्या करते थे? हमला करते थे। और इसी क्रम में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। लेकिन मच्छीवाड़ा के युद्ध में अहमद शाह की जीत हुई और अहमद शाह अब्दाली की हार हुई, और अहमद शाह विजयी रहे। खैर, अहमद शाह तो विजयी रहे। अहमद शाह अब्दाली को एक मात दे दिया। और मैंने अभी अभी कहा कि अहमद शाह अब्दाली कहाँ के शासक थे? तो अहमद शाह अब्दाली, ये है अहमद शाह, ये अहमद शाह अब्दाली, ये अहमद शाह अब्दाली, ये कहाँ के शासक थे? तो अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के शासक थे। अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान के ये क्या थे? शासक थे। ये शासक थे, अफगानिस्तान के शासक थे। फिर सत्ता चलने लगी, और इसको जो गद्दी पर जो उसका था, गद्दी पर इसको बैठाया गया, और इसका जो मंत्री था, उसके मंत्री का नाम था गाजीउद्दीन जंग। किनका मंत्री था? अहमद शाह अब्दाली का मंत्री। अहमद शाह का मंत्री, अहमद शाह, ये अहमद शाह का मंत्री। मंत्री का मतलब है वजीर। यहां पर जो वजीर है, ये वजीर, वजीर मतलब मंत्री। ये वजीर कौन थे? गाजीउद्दीन जंग थे। ये थे गाजीउद्दीन, ये गाजीउद्दीन जंग थे। ये गाजीउद्दीन जंग थे। उसका मंत्री का नाम क्या था भाई? अहमद शाह के मंत्री का नाम क्या था? गाजीउद्दीन जंग था ये। और गाजीउद्दीन जंग ने इनको क्या किया? गद्दी पर बिठाया। लेकिन गाजीउद्दीन जंग बहुत दुष्ट प्रकृति के थे, बड़ी महत्वाकांक्षी थे। वो अहमद शाह को पसंद नहीं करते थे, अहमद शाह को मरवाने के लिए वो तैयार रहते थे। और इसी क्रम में उन्होंने, कहा जाता है कि एक दिन की बात है, अहमद शाह आराम कुर्सी पर बैठ करके आराम फरमा रहे थे। बस वही उसी समय कहता है कि गाजीउद्दीन जंग ने क्या किया? चूल्हे में दो छड़ को गर्म किया, और गर्म करके
चुपके से क्या किया, उनके दोनों आंखों में डाल दिया, और इस वजह से अहमद शाह की क्या हो गई, मौत हो गई। और तब जाकर के गद्दी पर कौन बैठ गया, यही आलमगीर द्वितीय बैठ गया। यस राइट। तो इस प्रकार से अहमद शाह की जो मौत हो गई, बड़ा दर्दनाक मौत हुआ। अहमद शाह का मौत, ये अहमद शाह की मृत्यु क्या थे, ये काफी दर्दनाक था, ये काफी दर्दनाक था। खैर ये सब आयाराम गयाराम है, इन लोगों का कोई भारतीय इतिहास में कार्य नहीं रहा। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठे, तो गद्दी पर बैठे आलमगीर द्वितीय बैठे। अब हम लोग चलते हैं आलमगीर द्वितीय के बारे में देखते हैं। ये आलमगीर द्वितीय ये गद्दी पर बैठे, ये है आलमगीर, ये कौन बैठे, ये आलमगीर द्वितीय, ये गद्दी पर बैठे। तो आलमगीर द्वितीय जो गद्दी पर बैठे, इसको गद्दी पर बैठाने में जो अहम भूमिका निभाया, वो किसने निभाया, गाजीउद्दीन जंग ने। जिसने कि गाजीउद्दीन जंग ने क्या किया था कि अहमद शाह को क्या किया था, पहले उनका वजीर था, अब फिर उसने अहमद शाह को भरवाया और अपने अनुसार, जो कि मैंने पहले ही कहा था, ये लोग सोचते थे कि ऐसे राजकुमार को गद्दी पर बिठाया जाए जो डम्मी हो, पपेट हो, जिनका कोई कार्य ना हो, ऐसे लोगों को क्या किया जाए, ये गद्दी पर बैठाया जाए। तो इसी बात को ध्यान में रख करके गाजीउद्दीन जंग ने किसको गद्दी पर बिठाया, यही ये आलमगीर द्वितीय को क्या किया, ये गद्दी पर बैठाया। और जब ये गद्दी पर बैठाया, ये कैसे व्यक्ति थे भाई, ये सिंपल सा बात है, ये कौन सा काम था इसका भाई, ये एकदम नाम मात्र का व्यक्ति था, ये नाम मात्र का शासक था, नाम मात्र का ये क्या था, ये शासक था। इनका कोई अपना वजूद नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, ये कठपुतली था। किसका कठपुतली था, यही गाजीउद्दीन जंग का कठपुतली था। ये गाजीउद्दीन जंग का जंग का कठपुतली था ये गाजीउद्दीन जंग का कठपुतली था। और गाजीउद्दीन जंग कौन थे भाई, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि अहमद शाह के ये क्या थे, ये वजीर थे, मंत्री थे। और अहमद शाह को इसने मरवा करके अपने चहेते, जो इनको पसंद लगा कि भाई इस आदमी को यदि गद्दी पर बिठाया जाए तो फिर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, इस व्यक्ति को गद्दी पर बिठाया। इस व्यक्ति से मेरा तात्पर्य है, किसको गद्दी पर बिठाया, आलमगीर द्वितीय को इसने क्या किया, ये गद्दी पर बैठाया। जब ये आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठे, इसके काल की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है वो है पलासी का युद्ध। इसका जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि वो कौन है, पलासी का युद्ध है। ये जो सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध 1757, ये 1757 में हुआ था। तो यहां पर किस मायने में ये महत्वपूर्ण है, तो दिल्ली के शासक इस समय कौन थे, तो दिल्ली के शासक इस समय थे आलमगीर द्वितीय। लेकिन लड़ाई एक जो हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था, ये पलासी का जो युद्ध हुआ था, ये दो व्यक्ति के बीच युद्ध हुआ था। वो कौन था भाई, तो कहता है बंगाल का नवाब। ये बंगाल का ये क्या था, ये नवाब, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। जब हम लोग पढ़ेंगे बंगाल तो उसमें बात करेंगे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। ये बंगाल का नवाब क्या था, ये सिराजुद्दौला। और दूसरी तरफ से कौन थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे, यही थे रॉबर्ट क्लाइव थे। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, ये रॉबर्ट क्लाइव थे। तो इसमें जो जीत हुई, ये रॉबर्ट क्लाइव क्या हो गया, जीत गया, और सिराजुद्दौला क्या हुआ, हार गया। और सिराजुद्दौला को क्या कर दिया गया, युद्ध मैदान में उनको मार डाला गया। हम ये सुनाएंगे जब बंगाल पढ़ाएंगे। ऑन द टाइम आई विल से व्हाट वाज द कॉज, क्या कारण था, कैसे यह युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं था बल्कि यह विश्वासघात का युद्ध था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने कूटनीति के द्वारा, अपने डिप्लोमेसी के द्वारा कैसे सिराजुद्दौला के सारे लोगों को क्या कर लिया था, उनसे अलग कर दिया था, और सिराजुद्दौला को पता भी नहीं चला था। खैर यहां पर आपको केवल ध्यान देना है
कौन बात ध्यान देना है, इस बात को सुन लीजिएगा। यहां ध्यान आपको यह देना है कि जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ उसमें दिल्ली के शासक कौन थे। तो दिल्ली के शासक कौन थे, उसमें आलमगीर द्वितीय थे। और ये जो लड़ाई लड़ा गया, प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था। तो बंगाल का नवाब कौन था, ये सिराजुद्दौला था। और किन के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी, रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव की क्या हो गई, ये जीत हो गई और सिराजुद्दौला की हार हो गई। फिर हम आगे बंगाल जब पढ़ेंगे, ऑन द टाइम आई विल से, ऑन द टाइम आई विल एक्सप्लेन what was the real cause, what was the major cause, how this battle was fought between, किसके बीच लड़ा गया, ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये लड़ा गया। हम ये बात आपको वहां सुनाएंगे। इसके बाद आप क्या देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, इनकी भी हत्या करवा दी गई। किनकी हत्या करवा दी गई, आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी गई। इसके बाद गद्दी पर किसको बैठाया गया, शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठाया गया। इसके बाद शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठाया गया। शाह आलम, यह है शाह आलम, ये किसको बैठाया गया, ये द्वितीय को ये गद्दी पर बैठाया गया। तो शाह आलम द्वितीय का जो बचपन का नाम था, इनका नाम था अली गौहर। इसका बचपन का नाम क्या था, अली गौहर। ये अली गौहर इनका बचपन का ये नाम था, अली गौहर इनका बचपन का नाम था। किनका बचपन का नाम था, शाह आलम द्वितीय का बचपन का नाम क्या था, अली गौहर। लेकिन जब ये गद्दी पर बैठे तो किस नाम से बैठे, शाह आलम द्वितीय के नाम से ये गद्दी पर बैठे। भारतीय इतिहास में ये इसका भी कोई खास महत्व नहीं है। ये भी निकम्मा थे, पपेट थे, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं था। ये इशारे पर, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के इशारे पर नाचते थे, जो कहते थे वो मानना पड़ता था। लेकिन ये अपना अस्तित्व क्या किया था, खो चुका था। लेकिन इनके काल की जो सबसे बड़ी घटना है, वो घटना है बक्सर का युद्ध। इसके काल की जो सबसे बड़ी घटना है वो है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध लड़ा गया। ये क्या लड़ा गया, बक्सर, ये बक्सर का ये युद्ध लड़ा गया। बक्सर का ये युद्ध लड़ा गया। तो बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया वो कितना में लड़ा गया, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। तो बक्सर का जो युद्ध लड़ा उसमें क्या है, दो ग्रुप बना। ये दो ग्रुप बना। तो एक ग्रुप में कौन हुए थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। ये कौन थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहे थे, हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे। और इधर से कौन लड़ रहे थे, इधर से तीन आदमी लड़ रहे थे। वो कौन कौन थे, बंगाल का नवाब। जब हम बोल रहे हैं बंगाल पढ़ाएंगे तो उसमें हम बोलेंगे बंगाल का ये क्या थे, नवाब। बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम। और दूसरा कौन थे, अवध का नवाब। ये अवध का नवाब शुजाउद्दौला। ये अवध का नवाब, ये शुजाउद्दौला थे। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये अवध का नवाब शुजाउद्दौला थे। और तीसरा में कौन थे भाई, तो तीसरा में थे यही दिल्ली का शासक। ये कौन थे, ये दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय। शाह आलम ये कौन थे, ये द्वितीय। तो कौन कौन हो गया एक पक्ष में, एक पक्ष में हो गया बंगाल का नवाब मीर कासिम। ध्यान से देखिएगा, फिर आगे भी हम सुनाएंगे। इसकी विस्तृत चर्चा हम बंगाल जब पढ़ाएंगे तो उस समय हम करेंगे, लेकिन अभी इसको शॉर्ट में मुझे कहना है। देखिए, तो बंगाल का जो नवाब है ये थे मीर कासिम। दूसरा अवध का नवाब कौन थे, शुजाउद्दौला। और तीसरा कौन थे, दिल्ली का शासक शाह आलम। यानी बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला और तीसरा कौन थे, दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया। ये तीनों ने मिलकर के क्या बनाया, एक खेमा बनाया, एक ग्रुप बनाया। और इधर से कौन थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ये लड़ाई हुआ।
तो जब लड़ाई हुआ तो इसमें जीत किन की हो गई? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई और इनकी क्या हो गई? ये हार हो गई। ये इनकी क्या हो गई? हार हो गई। ये लोग हार गए। जब ये लोग हार गए तो हारने के बाद अब ये तय हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि आप यहां पर एक सेकंड में आप देख लीजिए किसको किसको हरा दिया। बंगाल के नवाब को मीर कासिम को हरा दिया, अवध के नवाब सुजाउद्दौला को हरा दिया, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस युद्ध में जो हार गया वो कौन हार गया? दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय हार गया। शाह आलम द्वितीय तो सिरमौर था, दिल्ली का शासक था, वो पूरे भारत का नाक था, यानी पूरे भारत का सिरमौर था, पूरे केंद्र में था वो। अब उसका हार जाना इसका मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से कि भाई दिल्ली पर कब्जा किसका हो जाना? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाना। और वही जाकर के 1803 में ये क्या कर लिया गया? यही 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। और क्या कर लिया भाई? और क्या कहा कि भाई शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी कर्मचारी बना दिया। और शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया? पेंशन भोगी कर्मचारी बनाया। शाह आलम द्वितीय को देखिए, शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया? इलाहाबाद की संधि के तहत, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत, इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत, संधि 1765 के तहत इनको क्या बना दिया? इनको पेंशन भोगी कर्मचारी बना दिया। पेंशन भोगी कर्मचारी बना दिया, पेंशन भोगी कर्मचारी बना दिया। अब इससे कहा कि भाई आपने गुनाह किया है, आप मेरे खिलाफ क्यों लड़े? आपको लड़ना नहीं चाहिए था। यदि आपने लड़ ही लिया है तो छोड़िए उन बातों को। अब आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, हम आपको पेंशन दे देते हैं, आप जाकर के क्या करिए? पेंशन भोगी कर्मचारी के रूप में बने रहिए। और दिल्ली की गद्दी पर अब कब्जा किसका होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा होगा। अब आपकी सत्ता क्या हो जाएगी? चली जाएगी। और इतना कहा ही नहीं, कर दिखाया। तो भाई इससे स्पष्ट ये होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अब अस्तित्व क्या हो गया? प्रबल हो गया। अब वो कहने लगा कि मैं ही सब कुछ हो, भारतवर्ष का मैं ही सब कुछ हो, भारतवर्ष का भाग्य विधाता, नीति निर्माता, दशा और दिशा देने वाला कौन हो? आई मिस्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भाई इसको एकदम लीगल मैन उसने बना दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब बेसहारा कौन हो गया? आलमगीर द्वितीय बेसहारा हो गया। अब उनको इनका पेंशन भोगी कर्मचारी बन करके रहना पड़ा। और कहां पर रहा? इलाहाबाद में इनको रखा गया, इलाहाबाद के किले में इनको रखा गया। अंत बड़ा इसका बुरा हुआ। अंत में इसको क्या कर दिया गया? एक रोहिला विद्रोही सरदार था, बस उनका नाम था गुलाम कादिर, और गुलाम कादिर ने इनको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, इनका गला उतार दिया, मार डाला। इसी के साथ इनकी क्या हो गई? मौत हो गई। तो अंत में जाकर के इसको क्या किसने मार दिया? गुलाम कादिर ने जान से मार डाला। शाह आलम द्वितीय की हत्या, शाह आलम ये द्वितीय की हत्या ये कौन कर दिया? गुलाम कादिर ने कर दिया। ये गुलाम कादिर ने कर दिया। इसी के साथ शाह आलम द्वितीय का क्या हो गया? अंत हो गया। मैं बार बार कहता हूं कि ये लोग योग्य व्यक्ति नहीं थे सत्ता चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, हैंडल करने के लिए। इन लोगों के पास हुनर नहीं था, कैलिबर नहीं था, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं था। सत्ता ऐसे नहीं चलती है। सत्ता चलाने के लिए साम दाम भय भेद ये दिखाना पड़ता है, तब ये चलता है।
यानी कहने का मतलब जो मुगलोत्तर काल के जो शासक हुए वो सब निकम्मा साबित हुए, पपेट साबित हुए, यानी बुद्धिहीन पैदा हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं प्रज्ञा दुर्बल साबित हुआ। इसके बाद गद्दी पर किसको बैठाया गया? तब ये गद्दी पर जो बैठाया गया वो किसको बैठाया गया? अकबर द्वितीय को बैठाया गया। तो गद्दी पर किसको बैठाया गया? अकबर। यही अकबर द्वितीय को ये क्या कर दिया गया? ये गद्दी पर बैठाया गया। तो अकबर द्वितीय जब गद्दी पर बैठा तो मैंने अभी अभी कहा कि शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कौन कर लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लिया था। अब इससे स्पष्ट हो गया कि जब वो दिल्ली की गद्दी पर, यानी दिल्ली को 1803 में कब्जा कर ही लिया है, तब दिल्ली रहा कहां? अभी अकबर द्वितीय के पास कोई सत्ता नहीं थी, अकबर द्वितीय के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, कोई टेरिटोरी नहीं था। तो वो बिना राज्य क्षेत्र का, बिना जुरिस्डिक्शन का, बिना क्षेत्र का वो राजा था। उनके पास कोई क्षेत्र नहीं था कि भाई इनके पास मान लेते हैं कि भाई दिल्ली तक का वो शासक रहे, या मान लेते हैं दिल्ली से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बड़ा क्षेत्र का विस्तार हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये केवल लाल किला में सिमट करके रह गया था। तो ये मैं कहने का मतलब बिना भूभाग का, बिना भू क्षेत्र का, बिना जुरिस्डिक्शन का, बिना कोई प्रशासनिक क्षेत्र का, इसको केवल नाम मात्र का डम्मी बना करके क्या बनाया गया था? ये राजा घोषित कर दिया गया था। ये पूर्ण रूपेण किनकी दया पर थे? ये पूर्ण रूपेण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दया पर थे ये। इसीलिए इसके संबंध में कहा जाता है कि ये क्षेत्रविहीन शासक थे। ये क्षेत्रविहीन शासक थे। शासक थे, इनके पास कोई क्षेत्र नहीं था, कोई प्रशासनिक क्षेत्र नहीं था। और ये कहां पर था? इसके यही कहता है, इसके संबंध में कहा जाता है, व्यंग कसते हुए लिखा है कि ये कहां तक के शासक थे? इनका जो शासन क्षेत्र था वो लाल किला से लेकर, लाल किला से लेकर पालम तक था। ये पालम तक था। ये लाल किला से लेकर ये पालम तक था। यानी ये एक व्यंग है, इसके पास कुछ भी नहीं था। ये सिमटा हुआ था, लाल किला में रहता था, पेंशन भोगी कर्मचारी के स्तर पर जो कहता था वो उसमें यस बोलता था। यदि यस नहीं बोलता तो इनको डर था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको महल से भी बाहर निकाल देता। इसलिए केवल यस मैन बन करके रह गया था। इनका अपना अस्तित्व खो दिया था, एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई पावर नहीं था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। अकबर द्वितीय केवल पपेट था, ओनली पपेट था। तो ये चीज इसके लिए ये कहा गया। इसमें अपने पेंशन के लिए किसको भेजा था? ये राजा राम मोहन राय को भेजा था। राजा राम मोहन राय को, ये राजा राम मोहन राय को कहां भेजा था? तो कहता है कि इंग्लैंड के राजा से मिलने के लिए भेजा था। इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के राजा से मिलने के लिए भेजा था। कि भाई ये रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप ऐसा करिए कि भाई आप कहां जाइए, लंदन जाइए, राजा से मिलिए और मेरे पेंशन के बारे में बात करिए कि भाई इसको कुछ और पेंशन दिया जाए। पेंशन से इनका घर द्वार, खाना पीना, ऐशो आराम नहीं चल पाता है, पेंशन की और जरूरत है, बेचारे गरीब हैं, मर जाएंगे। आप जरा सा मेरे तरफ से वकालत करिए, क्या करिए, आप मेरे तरफ से थोड़ी प्रार्थना करिए ताकि मेरा पेंशन ठीक ठाक हो जाए। और कहा जाता है कि राजा शब्द की जो उपाधि राजा राम मोहन राय को दिया गया, इसी ने दिया था। तो जो राजा की उपाधि दिया था राजा राम मोहन राय को, यही राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, राजा की उपाधि, राजा की उपाधि कौन दिए थे? अकबर द्वितीय दिए थे। यही अकबर द्वितीय ने दिया था। ये राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिए थे। तो इस प्रकार से इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। तब जाकर के इनकी मृत्यु हो गई। तब गद्दी पर कौन बैठा? तब गद्दी पर बैठा कौन? इन्हीं का बेटा है, वो है बहादुर शाह जफर द्वितीय।
इनका बेटा का नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये बहादुर शाह ये कौन थे? ये जफर द्वितीय थे और ये अंतिम शासक था। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था ये मुगल काल का अंतिम शासक था और इनके पास भी कोई क्षेत्र नहीं था। ऐसा नहीं समझिए कि भाई ये बहुत बड़े क्षेत्र के राजा थे। ये भी किसके सानिध्य में रह रहे थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सानिध्य में रह रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहती थी उसमें केवल यस में यस मिलाना पड़ता था, नहीं तो फिर उसका पेंशन रोक दिया जाएगा, इनके गद्दी से निकाल दिया जाएगा, लाल किला छीन लिया जाएगा, अस्तित्व विहीन हो जाएगा, ये भूखे मर जाएगा। इसलिए इन्होंने यस में यस कहना ही उचित समझा था। तो इसको जफर शब्द इसको दिया गया। ये कौन शब्द इसको दिया गया? जफर। तो जफर शब्द इसलिए दिया गया कि ये उर्दू के शायर थे और जो शायरी जो ये लिखा करते थे ये जफर नाम से ये शायरी लिखा करते थे। ये बहुत बड़े क्या थे? उर्दू के शायर थे। ये उर्दू की शायरी ये लिखा करते थे। ये यानी उर्दू भाषा में ये क्या लिखते थे? शायरी लिखते थे। इनको शेरो शायरी का बड़ा क्या था? शौक था। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जफर। यानी जफर के नाम से अपना नाम कौन नाम से लिखा करते थे? शेरो शायरी उर्दू भाषा में जफर नाम से ये लिखा करते थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? जफर कहा गया। क्या लिखा करते थे? उर्दू भाषा में ये शायरी लिखा करते थे। उर्दू की शायरी, ये उर्दू भाषा में क्या लिखा करते थे? ये शायरी लिखा करते थे। ये उर्दू भाषा में क्या करते थे? ये शायरी लिखते थे। ये उर्दू भाषा में, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जफर नाम से ये जफर नाम, जफर उपनाम, जफर उपनाम से ये क्या लिखते थे? शायरी लिखते थे। शायरी लिखा करते थे। शायरी लिखा करते थे। और इनके जो गुरु थे ये शेरो शायरी करवाने वाले, उनका नाम था मिर्जा गालिब। इनके जो गुरु थे वो थे मिर्जा गालिब। यही गुरु थे मिर्जा गालिब। ये मिर्जा गालिब के सानिध्य में ये क्या करते थे? ये शेरो शायरी करते थे, ये शायरी लिखा करते थे। इन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति में भाग लिया। किस में भाग लिया? 1857 की क्रांति में भाग लिया। 1857 की क्रांति में भाग लिया। 1857 की ये किस में भाग लिया? क्रांति में भाग लिया। ये भाग लिया। तो जब ये भाग लिया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी चिढ़ गई और उस दौरान इनको क्या कर लिया गया? पकड़ लिया गया। गिरफ्तार करके इसको कहां पर डाल दिया गया? रंगून के मांडले जेल में इनको डाल दिया गया। इसको गिरफ्तार करके कहां डाल दिया गया? ये गिरफ्तार करके ये कहां डाल दिया? रंगून के मांडले जेल में। ये रंगून ये कहां पड़ गया? ये रंगून पड़ गया बर्मा यानी म्यांमार। ये कहां पड़ गया? म्यांमार। ये देखिएगा, ये म्यांमार में पड़ गया। ये रंगून पड़ जाता है आपका म्यांमार में। ये रंगून पड़ गया आपका म्यांमार में। म्यांमार का मतलब है यही बर्मा। अब नया नाम हो गया म्यांमार, पुराना नाम था इनका बर्मा। ये रंगून के मांडले जेल में, यही है मांडले। ये मांडले जेल में इनको क्या कर दिया? डाल दिया। यही मांडले जेल में इनको डाल दिया। वहीं बंदी बना लिया गया, गिरफ्तार करके रख दिया गया और वहीं पर इनकी मृत्यु कितने में हो गई? 1862 में हो गई। इनकी मृत्यु कितने में हो गई? मृत्यु 1862 में। कहां पर इनकी मृत्यु हो गई? मांडले जेल में इनकी मृत्यु हो गई। मांडले जेल कहां पड़ जाता है? रंगून में। रंगून कहां पर है? ये बर्मा यानी म्यांमार।
वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के संबंध में कहा गया कि इस बदनसीब शासक को कब्र के लिए भी 2 गज भूमि नसीब नहीं हुई। इनकी मृत्यु के संबंध में कहा गया इस बदनसीब शासक को, इस बदनसीब शासक को, इस बदनसीब शासक को कब्र के लिए भी 2 गज भूमि, 2 गज भूमि अपनी मातृभूमि पर नसीब नहीं हुई। अपनी मातृभूमि पर भी नसीब नहीं हुई, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, बहादुर शाह द्वितीय जफर को आपने देखा। ये मुगल बादशाह क्या था, अंतिम मुगल बादशाह था। इनकी मौत कहां पर हुई, ये मांडले जेल में हुआ। और इसके संबंध में क्या कहा गया कि इस बदनसीब शासक को अपनी मातृभूमि पर कब्र के लिए 2 गज भूमि भी नसीब नहीं हुई। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देख लिया, जो आपका था, क्या था आपका कंप्लीट रूप से मुगलोत्तर काल था। तो मुगलोत्तर काल का हम लोगों ने सम्यक ज्ञान प्राप्त किया कि भाई कौन कौन प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं। एक बार और आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। देखिए अभी अभी हम लोगों ने यहां पर देखा कि भाई कैसे कैसे हम लोगों ने देखा। यहां से आप आइए, मैं जहां से अभी शुरू किया था पढ़ाने के लिए वहां पर आप आ जाइए। देखिए ध्यान से देखिएगा, सारी बातों को ध्यान से देखिए। देखिए देखिए देखिए, तो अब हम लोगों ने शुरू किया था अहमद शाह से। तो अहमद शाह को किसका बेटा था, ये मोहम्मद शाह का बेटा था। ये किसके पुत्र गर्भ से निकला था, ये बसिया के गर्भ से पैदा हुआ था। इसके दरबार किससे भरा होता था, हिजड़ों के बादशाहों के दरबार से, बादशाहों से इनका दरबार क्या होता था, भरा होता था। फिर अहमद शाह अब्दाली ने इनके काल में क्या किया, बहुत ज्यादा हमला किया। और अहमद शाह अब्दाली जो हमला किए थे वो कौन तरफ हमला करते थे, पश्चिमोत्तर भाग में करते थे। ये रहने वाले कहाँ के थे, अफगानिस्तान के रहने वाले थे। पश्चिमोत्तर भाग कौन पोर्शन पड़ जाता है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ जाता है आज वर्तमान में। उसमें भारत का क्षेत्र था। कौन युद्ध लड़ा गया था, मच्छीवाड़ा का युद्ध कितना में लड़ा गया था, 1748 में लड़ा गया। कौन कौन थे इसमें, अहमद शाह थे और दूसरा कौन थे, अहमद शाह अब्दाली थे। अहमद शाह की क्या हो गई, जीत हो गई। ये इत्तेफाक था, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, योद्धा नहीं था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी इत्तेफाक था, संजोग था। ये जीत गया और हार गया कौन, अहमद शाह अब्दाली हार गया। अहमद शाह अब्दाली कहाँ के थे भाई, तो अहमद शाह अब्दाली कहाँ के थे, अफगानिस्तान के शासक थे। और अहमद शाह का जो मंत्री था उनका नाम क्या था, गाजीउद्दीन जंग था। और इसी गाजीउद्दीन जंग ने इनको क्या कर दिया था, मार डाला था। इनकी आंख में गर्म छड़ डाल दिया। इसके कारण अहमद शाह की क्या हो गई, ये मौत हो गई। तब आपने किसको देखा, अब आलमगीर द्वितीय को देखिए। ये क्या था, नाम मात्र का शासक था। किसके कहने पर, किसके मदद से गद्दी पर बैठा था, गाजीउद्दीन जंग की मदद से गद्दी पर बैठा। इसके काल की जो प्रमुख घटना थी वो कौन घटना थी, पलासी का युद्ध था 1757 में। ये इसमें कौन भाग लिए थे, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ कौन भाग लिए थे, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव किस तरफ से भाग लिए थे, ये लिए थे किस तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भाग लिए थे। सिराजुद्दौला की क्या हो गई, हार हो गई। और जब ये युद्ध मैदान से भाग रहे थे तो इनकी हत्या कर दी गई। तब गद्दी पर कौन बैठ गया, शाह आलम द्वितीय बैठ गया। शाह आलम द्वितीय का बचपन का नाम क्या था,
अली गौहर था। इसके काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो कौन था? बक्सर का युद्ध था। कितना में बक्सर का युद्ध हुआ था? 1764 में हुआ था। कौन कौन इसमें भाग लिए थे? आप देखिए, बढ़िया से देख लीजिए। बंगाल का नवाब कौन थे? मीर कासिम थे। अवध का नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला थे। दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। इधर से कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। किनकी हार हो गई? ये संयुक्त दल की हार हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ? जीत गया। परिणाम स्वरूप 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस पर कब्जा कर लिया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब जाकर के शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया? इलाहाबाद की प्रथम संधि इसके साथ किया गया। कितना में किया गया? 1765 में किया गया। और इसको पेंशन भोगी कर्मचारी बना करके इलाहाबाद के किले में क्या कर दिया गया? ये डाल दिया गया। और बाद में जाकर के गुलाम कादिर ने क्या कर दिया? शाह आलम द्वितीय की क्या कर दी? हत्या कर दी। ये गुलाम कादिर कौन थे? ये रोहिला विद्रोही सरदार थे। इसी ने जाकर के इनको क्या कर दिया? मार दिया। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठ गया? अकबर द्वितीय बैठ गया। इनका कोई अपना क्षेत्र नहीं था। इसको लाल किला से लेकर के पालम तक इसका कहता है कि सत्ता था। यानी ये मजाक था, कोई सत्ता था ही नहीं, केवल इसको रहने के लिए दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारे पर ये रहे थे। और अपने पेंशन के लिए ये किसने भेजा था? राजा राम मोहन राय को। कहां भेजा था? लंदन भेजा था, इंग्लैंड भेजा था। और राजा राम मोहन राय को इन्होंने कौन उपाधि दिया था? राजा की उपाधि दिया था। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठ गया? बहादुर शाह जफर द्वितीय बैठ गया। जफर इसको क्यों कहा गया? कि ये जफर नाम से क्या करते थे? शायरी लिखते थे। और इनको शायरी सिखाने वाले कौन थे? इनके गुरु का नाम क्या था? मिर्जा गालिब था। इन्होंने किस युद्ध में किस विद्रोह में भाग लिया था? यही 1857 की क्रांति में इसने भाग लिया। अंत में इसको पकड़ करके कहां डाल दिया गया? यही रंगून। कहां पर है? म्यांमार में है। म्यांमार का मतलब पुराना बर्मा, नया नाम म्यांमार। इसको कौन जेल में डाल दिया गया? मांडले जेल में डाल दिया गया। और वहीं पर इनकी मृत्यु कितने में हो गई? 1862 में हो गई। और इसी के मृत्यु के संबंध में कहा गया कि इस बदनसीब शासक को अपनी मातृभूमि पर दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। इस प्रकार से आपने मुगल काल का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में देखा। और इस प्रकार से जिन जिन बातों को मैंने कहा वो सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे ज्यादा प्रश्न आपको इस चैप्टर से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। मैंने इनका सांगोपांग अध्ययन आपको बतलाया कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कौन कौन बिंदु महत्वपूर्ण है। आप मेरे वीडियो को देखते जाइए और इनको अपना क्या करिए? सर्वग्राही करिए। पर मेरा मानना है कि परीक्षा में इस चैप्टर से अधिकांश प्रश्न लड़ जाएंगे। आपको निराशा नहीं होगी, आप सफल होकर के आएंगे। धन्यवाद। हमको जाना, हाँ, बोलना नहीं।